नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। दिल्ली में जंतर मंतर पर एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की परिणति में एक मंत्री का इस्तीफा हुआ, एक नए मंत्री तैनात किए गए, पर्चा लीक नहीं होगा इसको लेकर के कानून सख्त हुआ, जो मांग थी उनको मान लिया गया, किसी तरीके की कोई अड़चन यहां तक नहीं आई। तो छात्रों की बात थी वो सरकार ने मानी। अब सरकार झुकी कि खड़ी रही कि घुटनों के बल आ गई, ये सब अलग विषय हैं। इन चीज़ों को अपनी अपनी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, चूंकि मामला राजनीतिक हो गया, इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इस देश के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे ये देश अब अपनी तरह से रिएक्ट करके बता रहा है कि ये हिस्सा सही था, ये हिस्सा गलत था, और जो हिस्सा गलत था वो हमारे देश के लैंड ऑफ लॉ के हिसाब से भी गलत था। सरकार की नजर अब उस जगह पर है कि आखिर देश में कोई मांग करना, छात्रों की बात को मानना, ये सरकार का दायित्व है, लेकिन उसकी आड़ में इस देश का सौहार्द खराब कर देना, देश की इंटीग्रिटी को डाउटफुल कर देना और देश के भीतर वैमनस्यता फैलाना, यह काम कतई जायज नहीं है। सीजेपी के आंदोलन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में विवादित वीडियो वायरल किए गए। आंदोलन को उग्र बनाने का प्रयास किया गया। आंदोलन को देश के बाहर तक पहुंचाने का एजेंडा बनाकर कई लोगों ने पर्दे के पीछे से काम किया। कई ऐसे वीडियोस वायरल किए गए जो बेहद आपत्तिजनक और विवादित थे, लेकिन उन वीडियोस को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाया गया। इस कृत्य में डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां अब रडार पर हैं। दर्जनों की संख्या में यूट्यूबर्स भी चिन्हित किए गए। कंपनियों पर वीडियो को बहुत बड़े स्तर पर वायरल करने का आरोप लगा है। इन वीडियोस को लेकर विदेशी कनेक्शंस की भी जांच हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वीडियो वायरल कैसे हुए। अब जांच की जा रही है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों पर या फिर इन्फ्लुएंसर्स का नेटवर्क देश का माहौल बिगाड़ने और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी फंडिंग भी हासिल कर रहा था। ये चीजें ऐसी हैं कि आज सरकार किसी की है, कल किसी और की होगी। टेक्नोलॉजी अपनी तरह से बढ़ रही है। लोग कैमरा या आप कह दीजिए अपना मोबाइल लेकर के कहीं पर भी कुछ भी शूट करने लग रहे हैं। एक बच्चा नदी में गिर रहा है, उसकी वीडियो बन रही है, उसको बचाने वाले कितने हैं? शायद कोई नहीं। किसी गाड़ी में आग लग गई है, आग का वीडियो बन रहा है, लेकिन उस गाड़ी के भीतर बैठे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सकता है क्या? रेस्क्यू किया जा सकता है क्या? इसकी चिंता नहीं है। यही जंतर मंतर पर भी हुआ है। आंदोलन चल रहा था, अपनी अपनी तरीके से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए। बहुत सारे ऐसे मशरूम की तरीके से पत्रकार पैदा हो गए जिन्होंने जाकर के इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर, यूट्यूबर्स के नाम पर अपना वहां पर एक माहौल बनाया, और उस माहौल को केवल देश के भीतर ही नहीं, विदेशों तक इस कदर पहुंचाया है कि अब सवाल उठ रहा है। वायरल वीडियो और यूट्यूबर्स की जांच की जाएगी। किस तरीके की स्थितियां बनी जिसको लेकर के सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की पूरी विस्तृत जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस के रडार पर 3 डिजिटल कंपनियां हैं जिनकी जांच होगी। कई सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां भी दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स की भूमिका संदेह के घेरे में रही है, जिसकी जांच हो रही है। डिजिटल कंपनियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वीडियो वायरल करने की टूलकिट की भी जांच होगी। सर्वर लॉक्स और आंतरिक गतिविधियों की भी जांच की जाएगी। कंपनियों के मैनेजमेंट से पूछताछ दिल्ली पुलिस खुद करेगी। शक के घेरे में आई कंपनियों को नोटिस भेजा जाएगा। गलियों वाले वीडियो वायरल होने की गहन जांच
की जाएगी। जो गालियां दी गई हैं, गालियों के वीडियोस, उसकी जांच ज्यादा विस्तृत होगी। वीडियो को जानबूझकर पब्लिसाइज किया गया है या वो नेचुरल हुआ है। कंपनियों की पीआर स्ट्रेटेजी भी अब सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम को लेकर भी जांच की जाएगी। मैनिपुलेटेड वीडियो अपलोड करके एम्पलीफाई किए गए, एआई का भी सहारा इसमें लिया गया है। कई चीजें ऐसी आई हैं जो बहुत ज्यादा संदेह पैदा कर रही हैं, और सिर्फ संदेह ही नहीं पैदा कर रही हैं। स्थितियां ऐसी थीं कि जिस समय यह आंदोलन चल रहा था, लोगों को अलग अलग जगहों पर 1000, 1500, 2000, 2500 पैसे दिए गए, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, कई जगहों पर कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और यह सब जिस तरीके से हुआ है, अब वो सब जांच पड़ताल के दायरे में है। वायरल वीडियो की जांच का दायरा दिल्ली से लेकर मुंबई तक है, जहां एक नैरेटिव बनाकर ये वीडियो वायरल किए गए। इस बात को भी समझिए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कंपनियों की जांच होगी। दायरा बढ़ाया गया है। मुंबई के इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग एजेंसियों की भी जांच की जानी है। कंपनियों की क्रिएटर नेटवर्क की बारीकी से जांच होगी। कंपनियों ने प्रदर्शन में कई इन्फ्लुएंसर्स को सक्रिय किया है। बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर यूट्यूबर्स को भेजा गया। कंपनियों पर प्रदर्शन में भीड़ जुटाने के भी आरोप लगे हैं। यानी जो भीड़ वहां पर थी, सिर्फ उतनी ही भर नहीं थी। माहौल उग्र बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को एक्टिव किया गया। कंपनियों के प्रबंधन पर प्रोपेगेंडा फैलाने का भी आरोप लगा है। डिजिटल सिंडिकेट पर लगाम लगाने के मूड में है सरकार। आंदोलन में फंडिंग नेटवर्क की भी दिल्ली पुलिस जांच करेगी। आंदोलन के दौरान वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे। कंपनियों को हायर करने के लिए पैसे भेजने वालों की जांच होगी। बात सिर्फ इतनी ही भर नहीं है कि वहां पर जो कुछ हो रहा था उसको कुछ इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स ने अपने वीडियोस के जरिए वायरल किया है। जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जान करके यह ताज्जुब होगा कि बहुत सारा ऐसा कंटेंट जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो सकती हैं, वो एक तबके को भेजा गया। इसी तरीके से जो देश के खिलाफ लोग काम करते हैं या उस आंदोलन को सरकार किस तरीके से दबा रही है, इस नैरेटिव के साथ में जो वीडियो तैयार किए गए, वो दूसरे तबके को भेजा गया। यानी इस देश के अंदर हमारी जो मिली जुली आबादी है, उसमें कैसे हिंदू और मुसलमान या आबादी को अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, कॉन्फ़िगरेशन यहां तक हुआ है। यानी हमको जो नापसंद है, वो वीडियो उस आंदोलन में वही सब कुछ हमें दिखाई दिया जो हमें नहीं पसंद आता है। कोई और है जिसको किसी और चीज से दिक्कत हो रही है, उसके पास वो चीजें भेजी गई कि इस आंदोलन में इस तरीके की चीजें हो रही। यानी देश में किस तरीके से फ्रैक्शंस पैदा हो सकते हैं, आबादी के बीच में किस तरीके से तनाव बढ़ सकता है, इसका पूरा इंतजाम दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला, वहां पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स या पीआर स्ट्रेटेजिक्स की कंपनियां मौजूद थी या उनके लोग मौजूद थे, उन्होंने सब किया है। दिल्ली पुलिस की अब तक की जो जांच और कार्रवाई हुई है, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और छिपा रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स को नोटिस भेजा गया। कंपनियों को भ्रामक सामग्री हटाने के लिए यह नोटिस भेजा गया है। अभी भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं जो भ्रम फैला रहे हैं। एडिटेड पिक्चर्स हैं, डीप फेक वीडियोस हैं, इनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
कंपनियों को तुरंत फर्जी पोस्ट चिन्हित कर हटाने के लिए कहा गया है। एआई के जमाने में बहुत सारे वीडियोस इस तरीके से अपलोड किए गए हैं जो एक्चुअल हैं ही नहीं। आंदोलन से जुड़े 12,220 विवादित पोस्ट जांच के दायरे में है। आप कल्पना कीजिए 12,220 सभी विवादित पोस्ट की जांच आईएफएसओ की तरफ से हो रही है। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कंटेंट की जांच कर रहा है। कई पोस्ट में एआई से तैयार की गई सामग्री मिली है, इसके सबूत भी सामने आ गए। अब जाहिर सी बात है कि यह काम बिना मैलिफाइड इंटेंशन के नहीं हो सकता। सिंथेटिक आवाज के इस्तेमाल की भी जांच की जा रही। कुछ भ्रामक नैरेटिव विदेशों से संचालित होने के भी संकेत मिले हैं। जाहिर सी बात है कि जो कंपनियां जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी पोस्ट डालते हैं वो देशी हैं नहीं। पोस्ट करने वालों तक जांच सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि कंटेंट तैयार करने वालों की भूमिका भी खंगाली जा रही है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरीके के मैलिफाइड इंटेंशन के साथ फ्रैक्शंस पैदा कर रहे हैं। भ्रामक सामग्री को जिन्होंने प्रमोट किया है उनकी भी जांच हो रही है। यानी जो अंटी में पैसा 1,000, 500, 1,500 ये डाले हैं वो भी सतर्क हो जाएं। डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी चीज होती है उसका अच्छा और बुरा इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप वीडियोस बनाएं, आप रील्स बनाएं, उससे आपकी कमाई हो, इसमें कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना तो सरकार को है और ना ही किसी देश की जनता को है। लेकिन जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं और उसमें मैलिफाइड इंटेंशन के साथ में आबादी को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और वो भी ऐसे वीडियोस के जरिए जिससे जो है ही नहीं, मतलब एक्चुअल पिक्चर वहां पर वो है ही नहीं लेकिन आपके सामने डाल दी गई, तो इन चीजों की जांच गहनता से हो रही है, होनी भी चाहिए। वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल करने में डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों की भी भूमिका रहती है। ये किस तरीके की भूमिका निभाते हैं इस बात को भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम डिजिटल कंटेंट, वीडियो को वायरल करने के लिए प्रचार की रणनीति तैयार की जाती है। टारगेट ऑडियंस की पहचान कर उसी के अनुसार वीडियो पहुंचाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए रणनीति बनाई जाती है। आकर्षक शीर्षक, थंबनेल और विवरण बनाने में सहायता इन्हीं कंपनियों की तरफ से की जाती है। हैशटैग और कीवर्ड का चयन कर वीडियो की खोज क्षमता को भी ये डिजिटल कंपनियां बढ़ाती हैं। वैलिड पेड विज्ञापनों के माध्यम से भी वीडियो की रीच बढ़ाई जा सकती है। अलग अलग एज ग्रुप के लिए वीडियोस चिन्हित किए जाते हैं और फिर डिजिटल कंपनियां उनको उसी एज ग्रुप में प्रमोट करती हैं। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को हायर करके मास्टर प्लान बनता है। वीडियो के प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों का लगातार विश्लेषण भी होता है। यही डिजिटल कंपनियां करती हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर रिस्पांस मिलता है उसी के हिसाब से रणनीति बदलती जाती है। दर्शकों के एंगेजमेंट के लिए अलग से वायरल पॉलिसी बनाई जाती है। वीडियो को वेबसाइट, ईमेल, डिजिटल माध्यमों से भी प्रमोट किया जाता है। ट्रेंडिंग टॉपिक और मौजूदा चर्चाओं के अनुसार यह प्रचार योजना तैयार की जाती है। इस काम को करने वाली डिजिटल कंपनियां होती हैं। रीच, व्यूज, क्लिक, एंगेजमेंट, इनकी नियमित मॉनिटरिंग करती हैं ये कंपनियां। दर्शकों की प्रतिक्रिया के आधार पर फ्यूचर का कंटेंट भी तैयार होता है। वीडियो को सही दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल टारगेट तय किया जाता है और उस टारगेट तक पहुंचाने को इंश्योर किया जाता है। दर्शकों की रुचि के आधार पर कंटेंट की गुणवत्ता में सुधार होते हैं या बिगाड़ भी होते हैं। तो ये चीजें हमारे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
आपको पता भी नहीं है कि आपने जब ये आंदोलन चल रहा था उनमें से कितने वीडियोस देखे हैं जो उस जगह पर उस तरीके की स्थितियां थी ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको वो पहुंचा दी गई। स्थिति यहां तक है कि भाई आबादी है, लोकतंत्र है, बहुत सारा ऐसा डेटा है हमारे पास जिसमें हो सकता है कि जो लोग सरकार को पसंद नहीं करते हैं या सरकार की नीति से नाराज हैं, उनके पास वो कंटेंट पहुंच रहा है जो उनकी आग को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सरकार की योजना या सरकार की नीति का समर्थन कर रहे हैं या उससे उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उनके पास दूसरी तरीके का कंटेंट पहुंच रहा है। ये सारा काम इन्हीं कंटेंट एजेंसियों ने किया है, सोशल मीडिया कंपनियों ने किया है। विवादित वायरल वीडियो होने की जांच के मामले में जांच एजेंसियां किन टेक्निक्स का और डिजिटल साक्ष्यों का आधार ले रही हैं जिसके ऊपर कार्रवाई होगी, यह भी हम आपको बताते हैं ताकि आप इस बात को बेहतर समझ पाएं कि किस तरीके की चीजें आपके लिए खराब हैं आगे के लिए। वायरल वीडियोस के मूल स्रोत की खोजबीन हो रही है, अपलोड का समय और स्थान, इसकी भी टेक्निकल जांच हो रही है। वीडियो का मेटा डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पोस्ट करने वाले अकाउंट का भी पता लगाया जा रहा है। शेयर और रिपोस्ट का डिजिटल ट्रैक खंगाला जा रहा है। संदिग्ध अकाउंट्स के नेटवर्क या कनेक्शंस की भी जांच हो रही है। एआई से तैयार सामग्री डीप फेक की फोरेंसिक जांच की जा रही है। ऑडियो में सिंथेटिक आवाज या छेड़छाड़ जो की गई है उसकी भी जांच हो रही है। एडिटिंग, कटिंग, मॉर्फिंग, इनका भी परीक्षण किया जा रहा है। आईपी लॉग, डिवाइस और टेक्निकल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। सर्वर, क्लाउड, डिजिटल स्टोरेज के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। सभी डिजिटल साक्ष्यों को फोरेंसिक विश्लेषण के जरिए परखा जा रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान विवादित वीडियो वायरल करने में अगर डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों की संलिप्तता पाई जाती है और विदेशी फंडिंग के सबूत मिलते हैं तो इस मामले में संबंधित कानूनों के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है, ये भी आपको हम बता देते हैं ताकि आप सचेत रहें। फर्जी या भ्रामक सामग्री होने पर कड़ी कार्रवाई भारतीय कानून के अनुसार की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में एफआईआर हो सकती है। यह बिल्कुल अलग मसला है। साइबर अपराध होने पर आईटी अधिनियम लागू हो सकता है। डीफेक और डिजिटल छेड़छाड़ पर आईटी कानून अप्लाई होगा। विदेशी एजेंसियों से कानूनी सहयोग लिया जा सकता है। विदेशी फंडिंग मिलने पर एफसीआरए 2010 लागू हो जाएगा। एफसीआरए उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है। एफसीआरए के तहत जुर्माना और विदेशी धन जब्त हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग पर पीएमएलए के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पीएमएलए के तहत कंपनी की संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है। पीएमएलए में 3 से लेकर 7 साल तक की जेल भी संभव है। डिजिटल उपकरण और बैंक रिकॉर्ड जब्त किए जा सकते हैं। सजा और जुर्माना अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो अभी भी आपको सचेत होने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप ना समझ पा रहे हो। बड़ी चीज यह है कि अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आती है, सरकार से आपकी शिकायत है, उसके लिए आप आंदोलन करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी अन्य तरीके हो सकते हैं उसको अपनाएंगे, वो सब करिए। सरकार कतई आपको इस चीज के लिए नहीं रोक रही है, लेकिन इस बात का ख्याल आपको हर क्षण रखना पड़ेगा कि इस देश की इंटीग्रिटी पर, इस देश की यूनिटी पर, इस देश के
ओवरऑल नैरेटिव या परसेप्शन पर कहीं किसी प्रकार का दुराव तो नहीं हो रहा है, कोई आपको अपने हाथ की कठपुतली तो नहीं बना रहा है। यह काम आपको ही करना पड़ेगा और इसीलिए सरकार लगातार चिंतित है। आप देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके से कुछ साल पहले 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई, ताहिर हुसैन नाम का जो प्राणी था उसने जिस तरीके से पत्थरबाजों को और पत्थरबाजी जमा करके कराई है, आम आदमी पार्टी का वो पार्षद था, उसको उम्र कैद हुई है और उस समय पर भी सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। बाकायदा टूल किट विदेशों से आई थी और उसमें यहां तक बताया गया था कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, यह होगा तो क्या करना है, ऐसा हुआ तो क्या करना है। सब पत्थरबाजी अपनी जगह, माहौल बिगाड़ने की पूरी साजिश अपनी जगह। तो यह नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारे कानून भी बने हैं, सजाएं भी हैं, अदालतें भी हैं। अब आप किसी के हाथ की कठपुतली ना बने, इसके लिए घर घर सरकार पहुंच करके आपको नहीं बता पाएगी। कानून बना हुआ है, आपको भी उस गैजेट का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार चीजों को सोचना होगा। आज सरकार किसी की है, कल किसी और की होगी, लेकिन यह देश रहेगा और इस देश को ऐसा बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी इस देश की आबादी की है। इसलिए लैंड ऑफ लॉ अपना काम कर रहा है। अब बात पैसे की। अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इसको लेकर हर कोई प्रयास करता है, लेकिन जो पैसा अपने पास आता है उसे संभाल कर कैसे रखा जाए, इस पर बहुत कम लोग ध्यान रखते हैं। पैसों को संभाल कर कैसे रखा जाए जिससे कि नोट खराब ना होने पाए, इसे लेकर लोगों में सतर्कता कतई नहीं है। पर्स और जेब में पैसा रखने में लोगों की लापरवाही की वजह से 3 साल में 62 अरब से ज्यादा नोट बर्बाद हो गए। हमारे देश की जो करेंसी है, नए नोट अभी कुछ साल पहले ही आए हैं और ये नए नोट उस करेंसी के 62 अरब नोट बर्बाद हो गए। उनकी कीमत अलग है, लेकिन नोटों की संख्या ही 62 अरब है और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक नोटों को रखने में जिस तरह से लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, उससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। खराब नोटों में सबसे ज्यादा संख्या 500 के नोटों की है। लोगों की लापरवाही पूरे देश पर आर्थिक बोझ डाल रही है। अगर नोटों को रखने में लोग सावधानी बरतें तो इतनी बड़ी संख्या में जो नोट बर्बाद हो गए वो बच सकते थे और नए नोट छापने में जो खर्चा आता है उसको रोका जा सकता था। आज हम इसी चीज पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे कि अपनी जेब में, अपने पर्स में नोट आखिर कैसे रखें। जिस करेंसी के लिए, जिस पैसे के लिए आप सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, वो जब आपकी जेब में आ रहा है तो आप उसका क्या कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटों के रखरखाव में लापरवाही के कारण जो आंकड़े आए हैं, पहले उसको देखिए। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। नोटों की देखभाल में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, यानी इस देश के लोग। नोटों को रखने में गंभीरता नहीं है लोगों के बीच में, कैसे उसको सहेज के रखा जाए। आरबीआई ने लगातार 3 साल के आंकड़े जारी किए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े सामने रखे हैं उसके मुताबिक 62 अरब 13 करोड़ नोट घिसने से खराब हो गए। 500 रुपए के नोट सबसे ज्यादा खराब हुए। लगातार 3 साल में 62.13 अरब नोट खराब हुए हैं। इनकी कीमत छोड़ दीजिए, नोट इतने खराब हुए। 2023-24 में 21.25 अरब नोट बाजार से हटाने पड़े। 2024-25 में सबसे ज्यादा नोट खराब हुए। 23.86 अरब नोट चलन से हटा दिए गए। 2025-26 में खराब नोटों की संख्या 17.02 अरब रही है। तो अब आप समझिए कि आप जिस तरीके से नोट कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप उसको गंवा रहे हैं। और एक नोट खराब होता है तो उसको, उस एक नोट की कीमत के बराबर दूसरा नोट लेकर के आने में खर्च होता है और वो खर्च सरकार अपनी जेब से नहीं करेगी, वो अल्टीमेटली इसी देश की आबादी के ऊपर ही उसका पूरा जिम्मा आएगा।
सरकार तो एक व्यवस्था है, रिजर्व बैंक एक व्यवस्था है, लेकिन करेंसी खर्च तो हम आप कर रहे हैं। और ये तब है जब हम डिजिटल करेंसी मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी दुनिया में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, फिर हम नोट खराब कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तही लगा के रखी जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 62.13 अरब के जो नोट खराब हुए, उसमें नोटों का क्या गणित है यह भी समझिए, किस तरीके के नोट कहां कितने खराब हुए हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नोट खराब हुए हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिन नोटों का होता है उसमें 500 रुपए का नोट है। सबसे बड़ा नोट यही है आज की डेट में हमारे देश में, क्योंकि 2000 रुपए का नोट वो वापस ले चुका है आरबीआई। खराब नोटों में दूसरे नंबर पर 100 रुपए का नोट है। 500 रुपए के नोटों की संख्या 21.30 अरब है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना रुपया बर्बाद किया है, बेकार हुआ। 100 रुपए के नोटों की संख्या 17.66 अरब है। 200 रुपए के नोट की संख्या 5.40 अरब है। 200 का नोट यूं भी लोग कम ही निकालते हैं या उतना चलन में नहीं है। 50 के नोट की संख्या 6.06 अरब है। 20 रुपए का जो नोट है 4.06 अरब नोट खराब किए गए हैं। 10 रुपए के नोटों की संख्या 5.47 अरब है। 5 रुपए के नोटों की संख्या 94.96 करोड़ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे देश में एक हाथ से दूसरे हाथ में नोट देने की प्रक्रिया है और फिर जिसके हाथ में दिया जा रहा है वो जिस तरीके से नोट को रख रहा है, स्थिति ये हो गई है कि चलन से बाहर करना ही रिजर्व बैंक को एकमात्र विकल्प बच रहा है। आरबीआई ने खराब नोटों को लेकर जो आंकड़े जारी किए, नोट किस वजह से खराब हुए वो भी बताया है। इतनी बड़ी संख्या में नोट खराब हुए हैं, आखिर उसका कारण क्या है यह भी समझिए। गलत इस्तेमाल की वजह से बड़ी संख्या में नोट खराब हुए हैं। तरीका गलत है। बार बार हाथ बदलने से नोटों के कागज की गुणवत्ता खराब होती। अब एटीएम है, वहां मशीनें लगी हैं, नोट को मोड़ने और जेब में दबाकर रखने से नोट क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं। नोट पर लिखने से उनकी पहचान और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होती। बहुत सारे लोग हैं जो नोट पर ही नोटिंग कर देते हैं। पेन, पेंसिल या मोहर लगाने से भी नोट खराब हो जाता है। गीले हाथ से अगर आप नोट पकड़ रहे हैं तो नोट का कागज खराब होना ही होना है। बारिश और नमी के संपर्क में आने से नोट गलने लगते हैं। पर्स, जेब या बैग में लंबे समय तक दबे रहने की वजह से भी नोट खराब होते हैं। स्टेपल करने या पिन लगाने से भी नोट कमजोर होता है। अब आपको बैंक पिन लगी हुई गड्डियां नहीं देता। धूल, मिट्टी, तेल के संपर्क में आने से भी नोट गंदा हो जाता है। बाजार में नकदी लेन देन ज्यादा होने से भी नोट तेजी से घिसते हैं। छोटे कारोबार, रोजमर्रा के लेन देन में नोटों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एटीएम से बार बार गुजरने की वजह से भी नोट खराब होते हैं। नोटों को गलत रखरखाव से देश को कितना आर्थिक नुकसान होता है, किस तरह से यह अर्थव्यवस्था पर असर डालता है, यह भी समझिए। यह बहुत जरूरी है। खराब नोटों को बदलने के लिए आरबीआई को नए नोट छापने पड़ेंगे, करेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। नए नोटों की छपाई, कागज, स्याही, सुरक्षा फीचर, यह सब खर्च बढ़ाता है। नोटों को नष्ट करने, उनकी जगह पर नए नोट पहुंचाने में फिर लागत लगती। बड़ी संख्या में खराब नोटों से मुद्रा प्रबंधन का खर्च बढ़ जाता है।
नोटों की कम उम्र से सरकार और आरबीआई पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। ज्यादा खराब नोटों की वजह से करेंसी चेस्ट और बैंकों का काम भी बढ़ जाता है। नोटों की छटाई और जांच में अतिरिक्त समय लगता है, संसाधन लगते हैं। खराब नोटों की वजह से बाजार में साफ उपयोग योग्य मुद्रा की कमी हो जाती। नोटों की गुणवत्ता खराब होने से नकदी व्यवस्था पर भरोसा प्रभावित होता है। गंदे फटे नोटों को स्वीकार करने में दुकानदार हो या ग्राहक, दोनों को दिक्कत होगी। खराब नोट से नकदी आधारित छोटे कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ता है। ज्यादा नोट छापने की जरूरत से मुद्रा प्रबंधन की चुनौती बढ़ती जाती। अगर नोट जल्दी खराब हो जाता है तो सरकार को फिर से नोट छापना पड़ता है। जितनी बार नोट छापने पड़ेंगे उतनी बार उस पर पैसा खर्चा होगा। आप एक प्रिंट आउट निकलवाते हैं, वो भी 2 रुपये का आपको देना पड़ता है। यहां तो ये भारत सरकार का या भारत की मुद्रा है, इसकी छपाई में जितनी टेक्निकल चीजें हैं, जिस तरीके का कागज है, स्याही है, जिस तरीके से उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कितना खर्च होता होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। खराब नोटों को बदलने और नष्ट करने के साथ साथ नए नोट जारी करने की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है? भारत सरकार हर साल नोटों की छपाई पर कितना पैसा खर्च करती है, यह भी समझिए। आरबीआई बैंकों से खराब और पुराने नोट वापस ले लेता है। बैंक इन नोटों को करेंसी चेस्ट के जरिए आरबीआई तक पहुंचाते हैं। मशीनों से नोटों की जांच की जाती है और खराब नोटों को अलग किया जाता है। आरबीआई सुनिश्चित करता है कि खराब नोट बाजार में फिर से चलन में ना आए। विशेष मशीनों से खराब नोटों को काटकर नष्ट किया जाता है, डिस्ट्रॉय। नष्ट किए गए नोटों का पूरा रिकॉर्ड आरबीआई रखता है। किस सीरीज के नंबर, कौन से नंबर का नोट नष्ट किया गया है। बाजार में मुद्रा की जरूरत के हिसाब से फिर से नए नोट छापे जाते हैं, उनका नया क्रमांक होगा। नए नोटों की छपाई देश की अधिकृत नोट प्रेस में ही की जाती है, टकसाल जिसे कहते हैं। छपाई के बाद नोटों की सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच होती। जांच के बाद नए नोट आरबीआई के करेंसी चेस्ट में भेजे जाते हैं। करेंसी चेस्ट से बैंक शाखाओं तक ये नोट वापस सर्कुलेशन में आते हैं। नोट छापने का काम आरबीआई की देखरेख में ही संपन्न होता है। 2024-25 में नोटों की छपाई पर 5,100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। छपाई के अलावा सुरक्षा, परिवहन, भंडारण, इस पर भी खर्च होता है। खराब नोट कम होने से मुद्रा प्रबंधन का खर्च घटाया जा सकता है। तो इस लिहाज से हम जो कमा रहे हैं वो ऐसे न गंवा दें, इस बात को भी हमें अपनी सोच में शामिल करना होगा। नोट को सुरक्षित रखने और नोट की छपाई पर खर्च कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कई फैसले लिए जाते हैं। ये फैसले किस तरीके से हैं, ये भी आपको समझना जरूरी है। नोटों की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी लागू की है। खराब, गंदे नोट समय रहते चलन से बाहर कर दिए जाते हैं। बैंक को साफ और अच्छे नोट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। नोट को नुकसान से बचाने के लिए भी अभियान चलाए जाते हैं। जागरूकता अभियान का पूरा खर्च आरबीआई उठाता है। नोटों को मोड़ने, स्टेपल करने से बचाने की अपील की जाती है। न तो नोट मोड़िए और ना ही उसको स्टेपल करिए, रबर लगाइए उस पे। करेंसी चेस्ट में नोटों के बेहतर रखरखाव की व्यवस्था की गई है। नोटों की जांच के लिए आधुनिक मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं।
नकली खराब नोटों की पहचान के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई गई। नोट को नमी और गंदगी से बचाने के लिए भी भंडारण की व्यवस्था की गई है। बैंक को पुराने नोट अलग करके आरबीआई को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जो नोट बैंक के पास आते हैं एज इट इज नहीं जाते। नोटों की छटाई के लिए पूरी अलग व्यवस्था बनाई गई है जो खराब नोटों को अलग करने का ही काम करती है गड्डी, ताकि आपको मिले तो उसमें नोट सही हो। करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग इस काम में किया जाता है। लोगों से नोट को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने की भी अपील की जाती है। बहुत सारे लोग हैं उस पर पेन या पेंसिल से लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, नंबर लिख देते हैं, गलत। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी अपील की जाती। डिजिटल पेमेंट से नोटों की छपाई का खर्च कम हो सकता है। अब आप यह कल्पना कीजिए कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करें, माने मोबाइल से हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल जम के कर रहे हैं। बावजूद इसके ये देश का नुकसान भी हमारे और आपके जरिए हुआ है। एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से नोट लगातार खराब हो रहे हैं उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कुछ रकम इस तरीके की है जो लंबे समय से कहीं दबा के रखी गई और फिर निकाली गई। वो लंबा समय आज की तारीख में 6-8 महीने या साल भर भी हो सकता है, क्योंकि 3 साल का आंकड़ा है। नए नोट आई हैं 2019-20 के आसपास, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये नए नोटों के आने का क्रम शुरू हुआ है। तो उस लिहाज से पिछले 10 साल का अगर आंकड़ा निकालेंगे तो ये और ज्यादा बड़ा हमें दिखाई देगा। फिलहाल 3 साल में ही हमने अपने कई अरब नोट खराब किए हैं। यह जिम्मेदारी इस देश की ही है कि देश की मुद्रा साफ सुथरी और चलन योग्य बनी रहे, ताकि जो पैसा आरबीआई इसको वापस सही करने में या सही नोट लेकर के बाजार में आने में खर्च कर रहा है वो बचेगा, तो वो भी पैसा कहीं विकास में लगेगा। डिप्रेशन नाम की मानसिक बीमारी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें कमी आने के बजाय इसके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 के बाद दुनिया भर में तेजी से अवसाद से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। डिप्रेशन की समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब इसकी वजह से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। कैलिफोर्निया, हेजलबर्ग, ऑस्ट्रिया, कई देश ऐसे हैं जहां रिसर्चर्स ने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत घातक हैं। डिप्रेशन की वजह से 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका जताई गई है। सबसे खास बात यह है कि डिप्रेशन की वजह से जिन देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है उसमें टॉप पर अमेरिका है। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुए आर्टिकल में अवसाद की वजह से वैश्विक स्तर पर किन देशों की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान होगा इसे विस्तार से बताया गया है। भारत समेत 154 देशों पर अवसाद की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ की जानकारी दी गई है। दुनिया भर में 150 से ज्यादा देशों में लोग अवसाद से ग्रस्त हैं। इसको लेकर रिसर्च की गई। दुनिया के बड़े देशों में डिप्रेशन के शिकार लोगों की संख्या बढ़ी है। जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले इन आंकड़ों पर ही नजर डाल लेते हैं। अवसाद से प्रभावित कई देश हैं और जाहिर सी बात है कि लोग अगर डिप्रेशन में है तो उस देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। 2023 में विश्व में 32.2 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार थे। 26 तक अवसाद से ग्रस्त लोगों का आंकड़ा 35 करोड़ के पार हो चुका है। कोविड-19 की महामारी के बाद यह अवसाद बढ़ा है। डिप्रेशन और चिंता से पीड़ित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 28%, डिप्रेशन में 28% और चिंता में 26% की वृद्धि हुई है। भारत में करीब 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। अमेरिका में करीब 2.1 करोड़ लोग अवसाद से ग्रस्त हैं। चीन में यह संख्या है 5.4 करोड़। जापान में डिप्रेस्ड लोगों की संख्या 60 लाख के आसपास है।
20 में से एक वयस्क डिप्रेशन का शिकार है इस समय दुनिया में। और चूंकि हम दुनिया की बड़ी आबादियों में से एक हैं, 31% बच्चे किशोर भी अवसाद से ग्रस्त हैं। इस लिहाज से भारत पर भी बड़ा इंपैक्ट, अगर दुनिया का हर 20वां आदमी अवसाद से ग्रस्त है तो आप अपने इर्द गिर्द समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके के तनाव या अवसाद में है। अवसाद की वजह से अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। 154 देशों पर अवसाद से आर्थिक नुकसान का जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक वर्ल्ड बैंक और GBD 2021 के आंकड़े भी इसमें शामिल किए गए हैं। डिप्रेशन से दुनिया में $12 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, यानी जो प्रोडक्टिविटी है 12 ट्रिलियन डॉलर। 2050 तक अमेरिका को 4087 अरब डॉलर का नुकसान होगा इसी डिप्रेशन से। 2050 तक चीन को 2072 अरब डॉलर का नुकसान होगा। 2050 तक यूके पर 475 अरब डॉलर का बोझ पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को 2050 तक 259.58 अरब डॉलर का बोझ बढ़ने वाला है। भारत को 442.28 अरब डॉलर का नुकसान होगा डिप्रेशन से। प्रति व्यक्ति $1429 नुकसान की आशंका है 2050 तक। भारत में अवसाद से हर साल 14.55 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। 2050 तक भारत को सालाना 17 अरब डॉलर के नुकसान की आशंका है। भारत में प्रति व्यक्ति $283 नुकसान की आशंका जताई गई है। यानी आप अपने आसपास के लोग अगर डिप्रेशन से प्रभावित है तो उनको उबारिए, वरना खतरा आप पर भी आएगा। आखिर वजह क्या है कि इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग अवसाद से ग्रस्त हैं? कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है? डिप्रेशन कोरोना के बाद से बढ़ा है। जाहिर सी बात है कि तनाव और चिंता लोगों को बहुत ज्यादा है, अपनी हेल्थ को लेकर के भी, अपने कामकाज को लेकर के भी। अकेलापन, सामाजिक दूरी, मानसिक परेशानी बढ़ा रही है। लोग अब एकल परिवार में चले गए हैं। बेरोजगारी और आर्थिक संकट से भी तनाव बढ़ रहा है। जो दौर आज चल रहा है, आज नौकरी है, सुबह है, शाम को नहीं है, काम का ज्यादा दबाव मानसिक थकान पैदा करता है और आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए उतना मौका नहीं मिलता। रिश्तों में तनाव और टूटने से भावनात्मक नुकसान होता है, जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। असफलता या उम्मीदों का दबाव भी अवसाद को बढ़ा सकता है। ये वो लोग जो सुसाइड कर लेते हैं, बचपन के बुरे अनुभव लंबे समय तक आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। बीमारी या लंबे समय की स्वास्थ्य समस्या भी चिंता बढ़ा देती है। नींद की कमी और खराब जीवन शैली इसका कारण है। सोशल मीडिया पर लगातार तुलना आत्मविश्वास घटाती है। कितना खतरनाक है ये सोशल मीडिया, ये भी समझिए। भविष्य को लेकर डर और असुरक्षा का माहौल मन के भीतर जो बनता है, उससे भी आपका तनाव बढ़ता जाता है। परिवार और समाज से सहयोग की कमी जब होती है तो भी परेशानी बढ़ती है। हार्मोनल बदलाव और जैविक कारण भी भूमिका निभाते हैं। नशे की आदतें मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। लंबे समय तक तनाव से लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी देश की युवा आबादी अवसाद से ग्रस्त होने लगती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जरूर पड़ता है। अवसाद से काम करने की क्षमता घटती है। कंपनियों में छुट्टियां और अनुपस्थिति बढ़ती है। उत्पादकता कम होने से आर्थिक नुकसान होता है।
रोजगार में युवाओं की भागीदारी घट सकती है। कंपनी को युवा शक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इलाज का खर्च परिवार और सरकार पर बढ़ता जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ता है और ये खर्च जाहिर सी बात है कि सरकार टैक्स पेयर के पैसे से ही बढ़ाती। पढ़ाई प्रभावित होने से कुशल युवा भी कम होते जाते हैं। नवाचार और नए कारोबार पर भी असर पड़ता है। कंपनियों की लागत बढ़ती जाती है। बेरोजगारी और आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। बचत और निवेश के फैसले प्रभावित होते हैं। देश के मानव संसाधन को भी नुकसान पहुंचता है। स्वस्थ युवा अर्थव्यवस्था की मजबूत ताकत होते हैं और अगर वही स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो फिर जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम खराब ही होता है। लिहाजा अपने अड़ोस पड़ोस की भी चिंता करिए, अपनी भी चिंता करिए। दुनिया इस दौर से गुजर रही है, अनोखा कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के और साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि ये राष्ट्र और इस राष्ट्र में रहने वाले लोग अवसाद में ना जाएं। वंदे राष्ट्र।